हम स्टार्ट करने वाले हैं एनकोडर से। तो एनकोडर्स क्या होते हैं? दीज आर दी MSI कम्बिनेशनल सर्किट। ये कम्बिनेशनल सर्किट्स होते हैं और ये MSI कम्बिनेशनल सर्किट्स होते हैं, यानी कि मीडियम स्केल इंटीग्रेशन कम्बिनेशनल सर्किट्स। ठीक है, ये क्या करते हैं कि हम इसमें क्या करते हैं कि हम यहाँ से अगर n इनपुट्स दे रहे हैं, n इनपुट्स, ठीक है, तो ये एनकोडर्स जो होते हैं उसमें से हमें m आउटपुट्स प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो एनकोडर क्या करता है? इट कन्वर्ट्स मल्टीपल इनपुट्स, इसमें मल्टीपल इनपुट्स होते हैं, ठीक है, इनटू बाइनरी कोड। तो एनकोडर हमें क्या करके देता है? मल्टीपल इनपुट्स देंगे हम, उससे वो एक बाइनरी कोड बनाकर हमें आउटपुट दे देगा। ठीक है, क्या होता है? इट हैज़ ओनली वन एक्टिव इनपुट एट अ टाइम। एक टाइम पर एक एक्टिव इनपुट होता है और वही जो है जनरेट करता है बाइनरी आउटपुट को। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन थी। नाउ लेट अस सी कि एनकोडर में हमें पढ़ना क्या है। सी, एनकोडर तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, पर हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एनकोडर्स जो हैं वो दो टाइप्स पढ़ने हैं। दैट इज़, पहला तो नॉर्मल एनकोडर क्या होता है वो पढ़ना है, एंड देन हमें रेडी कराना है दैट इज़ प्रायोरिटी एनकोडर। ठीक है, तो नॉर्मल एनकोडर्स पहले देखते हैं। अगर इसमें हम पढ़ना चाहें तो नॉर्मल एनकोडर्स में सबसे पहले हम पढ़ते हैं दैट इज़ 4 to 2 एनकोडर, यानी जिसमें 4 इनपुट होंगे और 2 आउटपुट होंगे। ठीक है, तो इसका ब्लॉक डायग्राम सबसे पहले यहाँ पे बना लेते हैं। ब्लॉक डायग्राम, तो नॉर्मल एनकोडर्स में जो ब्लॉक डायग्राम होता है वो ऐसा होता है कि इसमें से 4 इनपुट्स जा रहे होते हैं, लाइक दिस, 4 इनपुट्स जा रहे होते हैं। ठीक है, 4 इनपुट्स, और जिसमें से 2 आउटपुट्स निकल रहे होते हैं। ठीक है, तो इस केस को सी, अब इसके अंदर हम क्या लिखते हैं? 4 into 2 एनकोडर। तो हम ये नॉर्मल 4 into 2 एनकोडर पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रायोरिटी एनकोडर में भी हम 4 into 2 एनकोडर ही पढ़ेंगे, पर वो प्रायोरिटी एनकोडर होगा। अभी ये जो 4 into 2 एनकोडर पढ़ रहे हैं वो नॉर्मल एनकोडर है। ठीक है, इसमें 4 इनपुट्स जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसे माने कि D0 इनपुट जा रहा है, फिर D1 जा रहा है, एंड देन D2 जा रहा है, एंड देन D3 जा रहा है, तो ऐसे करके 4 इनपुट्स जा रहे हैं जिसमें से 2 आउटपुट्स निकलेंगे दैट इज X एंड Y। ठीक है, अब इस ब्लॉक डायग्राम के बेसिस पे हम ट्रुथ टेबल बनाने वाले हैं। ठीक है, सी, इसमें हम इन इनपुट्स को कैसे फिल करते हैं? डायगनल्स को 1 बना देते हैं, दैट इज ये जो डायगनल आ रहे होंगे इनको 1 बना देंगे और सारे 0 रहते हैं। ठीक है, सो इस तरह से हम इन 4 इनपुट्स की टेबल को फिलअप करते हैं। नाउ अब हम X एंड Y फाइंड करते हैं। X एंड Y कैसे फाइंड करते हैं? सी, इसमें क्या होता है कि एक टाइम पर एक एक्टिव इनपुट होता है, तो एक्टिव इनपुट D3 है। ठीक है, तो जब D3 एक एक्टिव इनपुट होता है तो जो आउटपुट्स होते हैं वो 0 0 आते हैं। अगर वही D2 एज एन एक्टिव इनपुट ले रहे हैं हम लोग तो आउटपुट हमारा 0 1 आता है। ऐसे ही ये वाला अगर एक्टिव इनपुट ले रहे हैं दैट इज D1, तब हमारा जो आउटपुट आता है वो 1 0 आता है। और अगर D0 जो है वो हमारा एक्टिव इनपुट है तो आउटपुट जो है ऐसे आता है। ठीक है, सो ये ट्रुथ टेबल है, इसको कैसे याद कर सकते हैं? सी, जो इनपुट्स हैं उनके डायगनल्स में 1 है और जो आउटपुट होता है वो हमारे पॉसिबल कम्बिनेशंस हैं। ठीक है, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, सो इस तरह से ट्रुथ टेबल हम लर्न कर सकते हैं। नाउ अब हम ट्रुथ टेबल के बाद निकालते हैं इसकी एक्सप्रेशंस। सी, जब हम नॉर्मल एनकोडर की बात कर रहे हैं, नॉर्मल एनकोडर की, जो कि हमारा 4 into 2 एनकोडर है। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं? 0 रीड नहीं करते, 0 नॉट रीडेड। ठीक है, 0 जो है वो रीड नहीं किया जाता है। तो इसमें जो एक्सप्रेशंस बनेंगी वो कैसी बनेंगी कि अगर हम x की एक्सप्रेशन, तो जैसे ही एक्सप्रेशंस मिल जाती हैं तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम उसका सर्किट डायग्राम बनाएं। ठीक है, तो अब हम ब्लॉक डायग्राम से उनका सर्किट डायग्राम बनाने वाले हैं। सी, सबसे पहले D2 और D3 जो है वो और हो रहा है। ठीक है, दिस प्लस इज और। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? और परफॉर्म कर देंगे। तो जब इन दोनों मैंने और परफॉर्म किया तो इसका आंसर ऐसे करके X आ रहा होगा। ठीक है, नाउ अब D1 जो है D3 के साथ और है, तब हमें Y मिलेगा, यानी D3 यहाँ से ले आएंगे और D1 हम यहाँ से ले जाएंगे। तो यहाँ से जब इन दोनों को लेकर गए एंड देन इन दोनों के बीच में जब हम लोगों ने XOR और परफॉर्म किया तो हमें Y आउटपुट मिल गया। सो दिस इज द सर्किट डायग्राम, लॉजिक सर्किट फॉर नॉर्मल एनकोडर 4 into 2। ठीक है, इट इज़ फॉर 4 into 2 नॉर्मल एनकोडर। अब हम 4 into 2 का ही प्रायोरिटी एनकोडर वर्जन देखने वाले हैं, यानी इसी का प्रायोरिटी वाला वर्जन। ठीक है, तो उसको हम कहने लग जाते हैं प्रायोरिटी एनकोडर। तो अब हम पढ़ने वाले हैं प्रायोरिटी एनकोडर। प्रायोरिटी एनकोडर के अंदर भी हम 4 into 2 वाला एग्जाम्पल ही लेंगे। ठीक है, तो प्रायोरिटी एनकोडर में क्या होता है? इसका जो आउटपुट होता है ना, आउटपुट इज बेस्ड ऑन द हाईएस्ट
प्रायोरिटी इनपुट, मतलब इसमें भी 4 इनपुट्स होंगे, बट उन चारों में से जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी लेकर आ रहा होगा उससे हम डिफाइन करते हैं कि आउटपुट क्या होगा। ठीक है, तो इसका ब्लॉक डायग्राम कैसे बनेगा? ऑफकोर्स ऐसे ही बनेगा कि ये प्रायोरिटी इनकोडर है 4x2 का, जिसमें 4 इनपुट्स आ रहे हैं और जो आउटपुट है वो 2 आ रहे हैं। आउटपुट जो है हमने XY मान लिया और जो इनपुट्स थे वो D0, D1, D2, D3 हैं। ठीक है, और इसमें हमें प्रायोरिटी भी दी गई होगी, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी इसमें दी गई है, दैट इज़ जो हमारा D3 है सबसे हाई प्रायोरिटी है, एंड देन D2 आता है, एंड देन D1 आता है, एंड देन D0 आता है। ठीक है, तो इतना सब कुछ दिया गया है ना, इसकी हेल्प से हम बनाने वाले हैं इनकी ट्रुथ टेबल। ठीक है, ट्रुथ टेबल बनाएंगे आप, तो इसमें सबसे पहले तो D3, D2, D1, D0 फिलअप करेंगे। हाईएस्ट है तो हम सबसे पहले D3 को लेंगे। ठीक है, तो D3 जो था हमारा हाईएस्ट था, तो अब यही हम एज एन इनपुट लेंगे, यही एज एन इनपुट लेंगे। तो D2, D1, D0 चाहे जो हम उसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, वो चाहे 0 हो चाहे 1 हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही सेकंड स्टेप में D2 जो है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी का है, तो D2 जो है वो हमारा 1 हो जाएगा सेकंड स्टेप पे। बट जो फिर इसमें क्या ज़रूरी होता है कि अगर D2 को एज एन हाईएस्ट प्रायोरिटी हम ले रहे हैं तो उससे जो ऊपर है उसको हम 0 लें, तो इसको हम 0 लेंगे और बाकी सबको हम इग्नोर कर देंगे। ऐसे ही D1 जब अगर हम हाईएस्ट प्रायोरिटी लें, तो D1 को अगर हमने हाईएस्ट प्रायोरिटी ले लिया तो उसके जो ऊपर है यानी D2, D3 इन दोनों को हम 0 ना देंगे और जो नीचे वाले हैं उन पर उसको हम इग्नोर कर देंगे। लाइकवाइज अब D0 को अगर हमने इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी पर ले लिया तो उसके जो पहले वाले हैं यानी D1, D2, D3 इन सबको 0 होना पड़ेगा और उसके नीचे कोई है नहीं, तो अब कुछ भी इग्नोर करने के लिए बचा नहीं है। ठीक है, नाउ X एंड Y हम इससे आउटपुट्स निकालते हैं। सी आउटपुट्स क्या होते हैं, इसमें भी हम पॉसिबल कम्बिनेशंस लिख देते हैं, जैसे कि अगर D0 जो है वो 1 है, D0 जब 1 होता है तब जो आउटपुट्स आते हैं वो 0, 0 आते हैं। ठीक है, ऐसे ही D1 जो है वो 1 है, तब जो हमारे आउटपुट्स आते हैं वो 0, 1 आते हैं, और जब D2 1 है तब हमारे आउटपुट्स ऐसे आते हैं, और फिर लास्टली अगर D3 ऐसा है तो ऐसा हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, सी ये जो आउटपुट्स हम ऐसे ही लर्न कर सकते हैं एनकोडर्स में कि ये जो है वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है 4, यानी कि 0, 0 हो सकता है, 0, 1 हो सकता है, 1, 0 हो सकता है, 1, 1 हो सकता है। इस ट्रुथ टेबल को लर्न कर सकते हैं। अब ट्रुथ टेबल बन गई है, अब हम बनाते हैं एक्सप्रेशंस। तो X एंड Y के लिए अब एक्सप्रेशंस बनाएंगे। तो अब ये जो प्रायोरिटी एनकोडर होता है ना, तो इसमें हम ठीक है प्रायोरिटी एनकोडर में 0 को हम रीड करते हैं, यानी ये जो 0 है इनको हम लेकर चलेंगे। सी हमने जो नॉर्मल एनकोडर था उसमें 0 पर ध्यान नहीं दिया था, बट यहाँ पर हम ध्यान देंगे। ठीक है, तो आउटपुट हम देंगे, तो आउटपुट में हमारा 1 कब मिला, जब हमारा D3 जो था वो 0 था, यानी D3 को हम 0 लेंगे, और कब मिला, दैट इज जब D2 जो था वो 1 था, यानी D3 जो था वो हमारा 0 था और D2 1 था। D2 1 था तो हम सिंपली D2 1 लेंगे, लेकिन D3 का हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे क्योंकि वो 0 था। ठीक है, अब हम प्लस करेंगे, एक और जो इनपुट मिला है दैट इज हम सी इसमें हमेशा मिन टर्म्स को लेते हैं, ये बिल्कुल के मैप की तरह ही है, हम इसमें मिन टर्म्स को ले रहे हैं, दैट इज जहाँ पर हमें आउटपुट 1 मिला है उनको हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे 1 कंसीडर किया हमने, तो यहाँ पे देखो 1 हमें मिला है D3, तो हम सिंपली यहाँ पर D3 लिख लेंगे। ठीक है, नाउ अब हम इसमें एक आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं बुलियन अलजेब्रा की, कि जब हमारा A प्लस A नॉट B लिखा होता है, सी जब हमारा ये लिखा होता है तो जो है इसको सिंप्लीफाई करके हम A प्लस B लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ है, D3 नॉट इधर और D3 यहाँ पर सिंपल है जैसे कि यहाँ पर था। ठीक है, तो इसको हम सिंपली कैसे लिख सकते हैं, दैट इज D3 प्लस D2। ठीक है, तो हमारी जो एक्सप्रेशन आई है वो D3 प्लस D2 आई है। ना हम Y की एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे। Y जो है हमें 1 कब मिला, जब हमारा D1 जो था वो 1 था और बाकी सब 0 थे। ठीक है, तो यानी D3 जो था वो 0 था तो हम कॉम्प्लीमेंटेड लेंगे, एंड अगेन D2 जो था वो 0 था तो D2 को भी कॉम्प्लीमेंटेड लेंगे, और D1 जो था वो सिंपल था तो हम इसको ऐसे लेंगे। ठीक है, नाउ प्लस हमें नेक्स्ट 1 कब मिला है, जब हमारा D3 जो था वो नॉर्मल था तो हमने D3 भी ले लिया। ठीक है, अब इसमें अब हम क्या करते हैं, इसमें भी हम एक एक्सप्रेशन दैट इज यही एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं कि हमने देखा कि D3 कॉम्प्लीमेंटेड है और D3 सिंपल है, तो अगर इसको हम पूरा A B कॉम्प्लीमेंट माने और इसको सिंपली A माने तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज A प्लस B, यानी कि इतने को हमने B कॉम्प्लीमेंट माना है तो ये अब हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, तो ये कैसे बन जाएगा, दैट इज A हम पहले लिख लेंगे, देन प्लस B लिखेंगे, दैट इज D1 D2 का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये Y की भी एक्सप्रेशन आ गई। नाउ एक्सप्रेशन मिलते ही हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है लॉजिक सर्किट बिल्ड। तो हम X को कैसे बना सकते हैं, D3 प्लस D2, तो हम यहाँ से D3 एज एन इनपुट लेंगे और फिर D2 एज एन इनपुट लेंगे। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच में क्या परफॉर्म हुआ है, और तो हम इन दोनों के बीच में और परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो है हमें X एज एन आउटपुट मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें तो D3 जो है वो हमें नॉर्मल चाहिए, यानी D3 जो हमें था वो नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल D3 ले आए, एंड देन जो है D1 और D2 हमें देखिए नॉट चाहिए, तो हम D2 जो है नॉट लेकर आएंगे, तो D2 का नॉट यहाँ पे आ रहा है, दैट इज D2 का नॉट यहाँ आ रहा है, और अब हमको D1 सिंपल चाहिए तो हम यहाँ से
D1 सिंपल ले जाएंगे और इन दोनों के बीच में फिर एंड परफॉर्म होगा, यानी इन दोनों के बीच में एंड परफॉर्म होगा। फिर इस एंड और इस D3 यानी इस नॉर्मल D3 के साथ इस एंड का और परफॉर्म होगा। तो अब यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा दैट इज यहाँ पे D0 जो था वो भी एज एन इनपुट आ रहा है, बट स्टिल उसका आगे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो उसको हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। सो दिस वाज द लॉजिक सर्किट फॉर प्रायोरिटी। सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं डिकोडर। तो डिकोडर क्या होता है, बिल्कुल एनकोडर का उल्टा होता है। सी एनकोडर क्या था, यानी अगर हम ऐसे एग्जांपल लें 4x2 का एनकोडर, ठीक है। तो इसमें क्या था कि अगर इनपुट्स जो है वो n थे, तो जो हमारे आउटपुट्स होते थे वो 2m होते थे। यानी इसको अगर हम देखें तो 4 इनपुट्स थे। अब 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 तो ये जो पावर में रहता था दैट इज 2, यही हमारे आउटपुट्स हो जाते थे। यानी 4 को उसने 4 इनपुट्स थे तो आउटपुट उसने 2 बना दिए, ठीक है। तो ये एनकोडर का काम था ना। इसके बिल्कुल अपोजिट ही डिकोडर का काम होता है। इसमें क्या होता है कि अगर हमारे n इनपुट्स हैं, अगर n इनपुट्स हैं तो जो आउटपुट्स होंगे वो 2n आउटपुट्स होंगे। यानी ये बिल्कुल उल्टा काम करता है। एनकोडर क्या करता था, इनपुट सेलेक्ट करता था और फिर बाइनरी कोड जनरेट करके देता था, ठीक है। अब ये डिकोडर क्या करेगा, उसको उल्टा कर देगा, यानी जो भी हमारे पास n इनपुट्स होंगे उससे वो 2n आउटपुट्स जनरेट करके देगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक एडिशनल चीज़ होती है कि इसमें एज एन इनपुट हम इनेबल पिन भी देते हैं, ठीक है। और इनेबल पिन्स जो होती है वो 0 या फिर 1 हो सकती है, ठीक है। अगर 0 रहता है तो हमारा जो आउटपुट होगा वो नहीं आएगा, ठीक है, नो आउटपुट। अगर इनेबल पिन 1 है तो आउटपुट विल बी देयर, यानी आउटपुट इज देयर, आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। सो ये डिकोडर्स होते हैं। नाउ इसमें इसको हम, क्योंकि इसके पास एक इनेबल पिन होती है तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, डीमक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक आ रही है, कोई भी आ सकती है, या तो 0 हो या तो 1, ठीक है। तो वो इनेबल पिन आ रही है दैट इज 1 इनपुट आ रहा है, और जो आउटपुट्स होते हैं डिकोडर जो है वो 2n देता है, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये डीमक्स का है। यानी कि सिंपली डीमक्स के अंदर हम क्या करें, एक इनेबल पिन डाल दें। अगर डीमक्स जो भी होता है उसमें अगर एक इनेबल पिन डाल दें तो जो है हमारा जो आउटपुट्स होते हैं वो 2n मिलने लग जाएंगे। यानी कि डिकोडर को हम डीमक्स बना सकते हैं व्हेन वी विल बी इनपुटिंग द इनेबल पिन, ठीक है। तो इनेबल पिन डालने से डीमक्स के अंदर वो पूरा कन्वर्ट हो जाता है डिकोडर में, ठीक है। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो अब हम एग्जांपल लेने वाले हैं डिकोडर दैट इज 2x4 डिकोडर, ठीक है। यानी वही जो एनकोडर था उसका बिल्कुल उल्टा। सी एनकोडर क्या था, 4x2 एनकोडर, तो उसी का डिकोडर होगा 2x4। तो वही अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो 2x4 डिकोडर में क्या होगा, तो ये वाले जो होते हैं वो इनपुट्स होते हैं, यानी 2 इनपुट्स आ रहे होंगे, या तो ए और फिर जो नेक्स्ट इनपुट होगा वो बी होगा। 2 इनपुट्स आ रहे हैं तो इनपुट्स जो होंगे उसको वो 4 आउटपुट्स में कन्वर्ट करके देगा, ठीक है। तो 4 आउटपुट्स को अगर हम मान लें कि y0, y1, y2, y3, ठीक है। तो ये 4 जो है आउटपुट्स हमें मिल गए, ठीक है। अब सी हम डिकोडर में क्या करते हैं, एक इनेबल पिन भी डालते हैं। तो यहाँ से जो इनपुट में जाएगा वो एक इनेबल पिन भी जाएगी, या तो वो 0 होगी या तो 1। अगर वो 0 होगी तो आउटपुट नहीं मिलेगा, अगर वो 1 होगी तो हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक है। लेट अस मेक द ट्रुथ टेबल बनाएंगे। इसमें क्या होगा, तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारे इनपुट्स हैं टोटल 3 जा रहे हैं, दिस एंड दिस 1, ठीक है। तो इनेबल पिन जा रही है, ए एंड बी जा रहा है, और जो हमें आउटपुट्स मिल रहे हैं वो y3, y2, y1, y0 मिल रहे हैं, ठीक है। सी अब इनको हम कैसे फिल कर सकते हैं। अगर इनेबल पिन 0 है, तो हमें आउटपुट मिलेगा ही नहीं। तो चाहे ए चाहे जो हो 0 1, चाहे बी 0 1 हो, इससे हमें कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि हमें उसमें आउटपुट जो है वो मिलेंगे ही नहीं अगर इनेबल पिन 0 है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है कि इनेबल पिन जो है वो 1 है और ए बी जो गया है वो 0 0 करके गया है, ठीक है। तब उस केस में क्या होता है, अगर इनेबल पिन 1 हो और ए बी जो है वो 0 0 करके गए हों, तो हम y0 एज एन 1 लेते हैं और बाकी सारे 0 हो जाते हैं। सी इस टेबल को लर्न करने का इजी मेथड है कि अगर हम अब यहाँ से जो है डायगोनल्स में 1 फिल करना शुरू कर दें, ठीक है। तो अभी देखते हैं डायगोनल फॉर्म में 1 मिल रहा होगा, ठीक है। ये पहला कंडीशन था। नेक्स्ट कंडीशन हो सकती है कि इनेबल पिन 1 है बट ए बी जो है वो हमारा ऐसे गया है दैट इज 0 एंड 1, ठीक है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तब हमें जो आउटपुट्स मिलते हैं वो 0 0 1 0 मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन हो सकती है कि इनेबल पिन 1 है और जो इनपुट्स हैं ए एंड बी वो हमारे 1 और 0 करके गए हैं। तो जब ऐसा कंडीशन होता है तो y2 जो होता है वो 1 हो जाता है, बाकी सारे 0 हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट कंडीशन होती है कि इनेबल पिन 1 भी है और सारे जो इनपुट्स हैं सारे 1 है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, y3 जो है वो 1 मिलता है और बाकी सारे 0 मिलते हैं। तो इस तरह से हमारी जो टेबल है वो फिल हो गई। तो टेबल हम इस तरह से लर्न कर सकते हैं ना। तो टेबल मिलते ही हम इसके एक्सप्रेशंस निकालते हैं, लॉजिकल एक्सप्रेशंस। तो हम y3 की लॉजिकल एक्सप्रेशन निकालेंगे। निकालते वक्त हमेशा हम मिन टर्म्स को लेते हैं। मिन टर्म्स यानी कि जहाँ पे आउटपुट जो है वो 1 मिला रहा होगा, ठीक है। तो y3 के केस में 1 आउटपुट हमें यहाँ पे मिला है। तो इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं कि हमने a को भी 1 लिया था और b को भी 1 लिया था, यानी a b करके जो था वो हमारा y का एक्सप्रेशन है, y3 का, ठीक है। y2 को चेक करेंगे तो y2 1 हमें कब मिला, जब हमारा a जो था वो 1 था, यानी y2 जब हमें कब मिला
ए जो था वो 1 था और बी जो था वो हमारा 0 था, तो बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंटेड लगा देंगे, ठीक है। ऐसे ही y1 कब मिला, y1 हमें 1 तब मिला जब हमारा b जो था वो 1 था, a जो था वो 0 था, यानी y1 इज इक्वल्स टू जो a था वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में था और b जो था सिंपल था, ठीक है। नाउ ऐसे ही y0 में 1 कब मिला, जब हमारे पास दोनों जो ए बी थे वो कॉम्प्लीमेंटेड थे, ठीक है। पहले तो हमारे ए एंड बी दो इनपुट्स आ रहे हैं, ठीक है। सी इसमें हम इस तरह से लेंगे क्योंकि जहाँ पे भी हमें नॉट की ज़रूरत पड़ने लग जाती है ना, तो हम ऐसे लाइन खींच के उसी में से जो है नॉट की भी लाइन निकाल देते हैं, ठीक है, सो डैट कि हमारा जो लॉजिक सर्किट है वो थोड़ा अच्छा बने, ठीक है। इस तरह से हम इनपुट्स लेते हैं, इनपुट्स बना लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर गेट्स बनाते हैं, ठीक है। तो सी y3 के लिए हमें क्या चाहिए, नॉर्मल ए बी, तो नॉर्मल ए हम यहाँ से ले लेंगे और बी हम यहाँ से ले लेंगे और इन दोनों के बीच में एंड परफॉर्म हुआ, यानी कि दिस वन, तो यहाँ से हमें मिल गया y3, ठीक है। नेक्स्ट y2 कब मिल रहा है, जब हम b का कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म ले रहे हैं, यानी कि ये b का कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म और a को हम सिंपली ले रहे हैं, तो a को हमने सिंपल ले लिया और b का कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म लिया और इन दोनों के बीच में तो एंड परफॉर्म करेंगे और यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा वो y2 निकलेगा, ठीक है। ऐसे ही y1 के लिए हमें a जो था वो कॉम्प्लीमेंटेड चाहिए, नहीं a कॉम्प्लीमेंटेड यहाँ से ले लेंगे और b नॉर्मल चाहिए, नहीं b नॉर्मल यहाँ से ले लेंगे और इन दोनों के बीच में एंड परफॉर्म हो जाएगा, तो ये y1 का आउटपुट हो जाएगा। नेक्स्ट केस y0 जब मिलेगा वो a नॉट b नॉट से मिला, यानी a नॉट भी चाहिए और b नॉट भी चाहिए, तो इन दोनों में जब हमने एंड परफॉर्म किया तो y0 मिल गया। सो दिस वाज द लॉजिक सर्किट फॉर 2x4 एनकोडर। तो ये हमारा डिकोडर था, दैट इज 2x4 डिकोडर, और इसमें हम डिकोडर्स नहीं पढ़ते हैं क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमने यही पढ़ा है। नाउ वी विल बी डूइंग मल्टीप्लेक्सर्स। तो मल्टीप्लेक्सर्स क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, बहुत सारे इनपुट्स आ रहे होते हैं, लेकिन ये क्या करता है, सिर्फ एक इनपुट को सेलेक्ट करता है बेस्ड ऑन सेलेक्ट लाइन्स, ठीक है। तो सिंपली इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि एक ऐसा कम्बिनेशनल सर्किट है जिसमें हम एक इनपुट सेलेक्ट कर रहे होते हैं सेवरल इनपुट्स में से, ठीक है। और ये सिलेक्शन किस बेसिस पे होता है, बेस्ड ऑन सिलेक्शन लाइन्स। तो मल्टीप्लेक्सर्स का यूज़ जो है वो हम मल्टीप्लेक्स डिस्प्ले में करते हैं। मल्टीप्लेक्स डिस्प्ले क्या होता है, इसमें क्या होता है, हमारे टोटल जो इनपुट्स होते हैं वो 8 इनपुट होते हैं और जिसमें से हमें सेलेक्ट लाइंस के थ्रू कुछ इनपुट्स को सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो अगर इसका एग्जांपल बनाना चाहें तो जो हमारा वेटिंग मशीन होता है, वेइंग मशीन, उसमें ऐसे करके हमारे सेक्शंस बने होते हैं, ठीक है। और इन्हीं में से वो कुछ कुछ को जलाकर डिजिट्स बनाता है, जैसे कि अगर 9 बनाना है तो इतनों को वो जला देगा, दैट इज सिर्फ इसको छोड़कर ये सारे जला देगा जिससे कि वो 9 बन जाता है, ठीक है। तो इसमें से हमें चूज़ करना पड़ रहा है, सी इसमें हमें सेलेक्ट करना पड़ रहा है कि कौन सी लाइंस जो हैं जलेंगी। तो यही जो सिलेक्शन का काम होता है ना, कि बहुत सारे इनपुट्स आ रहे होते हैं लेकिन उसमें से हमें एक चीज़ सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो वही काम हमारा मल्टीप्लेक्सर्स करते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द थिंग। अब हम इसके अंदर इसका जो सिंपल ब्लॉक डायग्राम है वो कैसे बना सकते हैं कि ये एक हमारा मल्टीप्लेक्सर है n/1 का, ठीक है, यानी कि n जो है वो इनपुट्स है, n इनपुट्स जा रहे हैं और जिसमें से सिर्फ एक आउटपुट जाएगा, ठीक है। हमने अगेन ये जो आउटपुट है वो किस चीज़ पे डिसाइड होता है, सिलेक्शन लाइन की हेल्प से, यानी कि यहाँ से जो है सिलेक्शन लाइंस भी एज एन इनपुट जा रही होंगी, तो एस सिलेक्शन लाइंस जो है वो इनपुट जाती हैं, ठीक है। ये इसका नॉर्मल ब्लॉक डायग्राम था। नाउ हम इनके टाइप्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा 2:1 टाइप है या फिर 4:1 टाइप है या फिर 8:1 टाइप है, तो इसमें सिलेक्शन लाइंस कितनी होंगी। तो सिलेक्शन लाइंस को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि अगर 2:1 है यानी कि इनपुट्स जो है वो 2 हैं, ठीक है, और जो हमारा अब सिलेक्शन लाइन क्या हो जाएगा, दैट इज 2 = 2 raised to the power s, यानी इस इनपुट को हम 2 की पावर में कैसे लिख सकते हैं, तो 2 की पावर में ये इनपुट जो है वो 1 है, ठीक है। तो सिलेक्शन लाइंस कितनी जाएंगी, 1, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज अगर 4:1 मल्टीप्लेक्सर है तो इसमें क्या होगा, इनपुट्स जो है वो 4 जा रहे हैं। अब 4 को हम 2 raised to the power 2 लिख सकते हैं, यानी कि 2 raised to the power s सिलेक्शन लाइंस होती है, यानी फाइनल सिलेक्शन लाइंस जो है वो s = 2 आ जाती है। लाइकवाइज अगर हम इसमें देखें 8:1 में, तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इनपुट्स जो है वो 8 है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 raised to the power 3। अब 2 raised to the power 3 को जब हम 2s से कंपेयर करेंगे तो s = 3 आ गया, यानी 8:1 में s जो थी वो 3 थी, यानी सिलेक्शन लाइंस विल बी 3, ठीक है। तो ये हमारा केस रहता है। नाउ लेट अस मेक ट्रुथ टेबल्स ऑफ दीज, ठीक है। तो हम सबसे पहले 2:1 का ब्लॉक डायग्राम बना लेते हैं। तो 2:1 का ब्लॉक डायग्राम कैसे बनेगा, सी इसमें 2 इनपुट्स जा रहे हैं, 2 इनपुट्स जा रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि जो पहला इनपुट है वो I0 है और नेक्स्ट जो इनपुट है वो I1 है और इससे जो हमारा एक आउटपुट निकल रहा है और सिलेक्शन लाइन जो है वो 1 है, यानी कि यहाँ से एक सिलेक्शन लाइन जा रही है, दैट इज A, ठीक है। तो ये हमारा 2:1 का ब्लॉक डायग्राम था।
अब इस ब्लॉक डायग्राम के बेसिस पे इसकी हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे। तो इसकी ट्रुथ टेबल कैसी बनेगी, दैट इज ए इनपुट जा रहा होगा और वाई आउटपुट निकल रहा होगा, ठीक है। तो सिंपली ए इनपुट जा रहा है यानी सिंगल इनपुट है, तो या तो वो 0 होगा या तो वो 1 होगा, ठीक है। और अगर जो इनपुट है वो 0 है तो वाई जो होगा वो वही आउटपुट आ जाएगा, है ना। और जो नेक्स्ट अगर इनपुट नेक्स्ट जो इनपुट है वो 1 है तो सिंपली वही I1 जो है आउटपुट आ जाएगा। मतलब कि यहाँ से अगर 0 जा रहा है तो वही आउटपुट में 0 बन जाएगा, एंड नेक्स्ट केस में अगर 1 जा रहा है तो वही जो है हमारा आउटपुट जा रहेगा, ठीक है। सो दिस वाज द केस। ना अब हम पढ़ने वाले हैं 4:1 की ब्लॉक डायग्राम। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं कि ये डीमल्टीप्लेक्सर है 4:1 का, जिसमें 4 इनपुट्स जा रहे हैं। पहला इनपुट जो है वो I0 है, नेक्स्ट वन इज I1, I2, I3, ठीक है। 4 इनपुट्स हो गए, इसमें से सिर्फ एक आउटपुट निकलेगा Y, और इसमें सिलेक्शन लाइन कितनी होंगी, 2, यानी कि A एंड B, ठीक है। अब इसकी जो ट्रुथ टेबल है वो कैसी बनेगी, इसमें 4 इनपुट्स जा रहे हैं तो काइंड ऑफ ऐसे इसमें से आउटपुट्स निकलेंगे। आउटपुट्स देखिए निकल कैसे रहा है, इसी में से कुछ एक को वो सेलेक्ट करेगा। सी इसमें क्या था, इसने I0 को सेलेक्ट किया पहले केस में, I1 को सेलेक्ट किया दूसरे केस में, ठीक है। ऐसे ही होता है यहाँ पर भी, देखना अब यहाँ पर सेलेक्ट किए जाएंगे। सी अगर जो इनपुट्स जो है वो 0 0 हैं तो Y में यानी एज एन आउटपुट I0 को लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर 0 1 है तो आउटपुट में I1 को लिया जाएगा, नेक्स्ट 1 0 है तो आउटपुट में I2 को लिया जाएगा, एंड ऐसे ही दोनों जो है वो 1 1 है तो लास्टली हमें I3 एज एन आउटपुट मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये इसका केस था। अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रुथ टेबल ऑफ 8:1 डीमल्टीप्लेक्सर। इसमें क्या होगा, 3 इनपुट्स जा रहे हैं यानी कि A, B, C, और उनमें से हम किसी एक को चूज़ करेंगे, ठीक है। इस तरह से इसकी टेबल बनेगी। C A B C यानी कि 3 इनपुट्स हैं तो इनकी पूरी कॉम्बिनेशन कैसे बना सकते हैं हम लोग, हमें पता है दैट इज 4 0 4 1, 2 0 2 1, नाउ 1 0 एंड 1 1। इस तरह से इनपुट्स जो है वो हम फिल कर लेंगे ना। हम Y को भी ऐसे सिंपली कैसे लिख सकते हैं कि अगर तीनों इनपुट्स जो है वो 0 हैं तो I0 को चूज़ किया जाएगा। अगर C जो है सिंपली C सिर्फ जो है वो 1 आ रहा है तो हम सिंपली I1 को चूज़ करेंगे। तो ऐसे ही इसको हम कंटिन्यूअस अब लिख देते हैं कि I2 I3 I4 I5 I6 I7। इस तरह से तो हम लॉजिक सर्किट जो है सबका नहीं बनाएंगे, सिर्फ 4:1 का बनाएंगे, क्योंकि हम अब बहुत बनाना सीख गए हैं तो हम 8:1 का भी बना लेंगे, ठीक है। तो 4:1 का मल्टीप्लेक्सर कैसे बनाएंगे, मतलब लॉजिक सर्किट। तो इसमें सबसे पहले एक्सप्रेशंस निकालते हैं। तो एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, ट्रुथ टेबल की हेल्प से एक्सप्रेशंस निकालते हैं। तो इसकी जो ट्रुथ टेबल थी वो कैसी थी, यहाँ से आउटपुट्स आ रहे थे और यहाँ से इनपुट्स जा रहे थे, ठीक है। इनपुट्स में ऐसे करके था और आउटपुट्स में हमें रेगुलर I0 I1 I2 I3 मिल रहा था। तो यहाँ से अब हम एक्सप्रेशंस निकालेंगे। तो I0 की एक्सप्रेशन क्या निकलेगी, B भी 0 था यानी दोनों 0 थे। ऐसे ही I1 की कैसे निकलेगी, B जो था वो नॉर्मल था और A 0 था, ठीक है। I2 कैसे निकलेगा, दैट इज A नॉर्मल था, B जो था वो कॉम्प्लीमेंटेड था, और I3 फाइनली कैसे निकलेगा कि दोनों नॉर्मल थे, ठीक है। नाउ अब हम इनका सर्किट बनाएंगे कैसे कि A एंड B एज एन इनपुट हम लेंगे, A एंड B एज एन इनपुट लेंगे, और इन लोगों के नॉट का भी जरूरत पड़ने वाला है, दैट इज नॉट का भी जरूरत पड़ने वाला है, इसीलिए हम यहाँ से नॉट भी लेकर चलेंगे, ठीक है। तो I0 के लिए दोनों नॉट की जरूरत है, यानी A नॉट ले लेंगे और B नॉट ले लेंगे, और इन दोनों के बीच में परफॉर्म हो रहा है एंड। तो यहाँ से हमें I0 मिल गया। I1 कैसे बनाएंगे कि हमें जो है A नॉट चाहिए, यानी A नॉट चाहिए हमें, और B जो है वो सिंपल चाहिए, तो B सिंपल वाला लेकर इन दोनों के बीच में एंड परफॉर्म कर देंगे। लाइकवाइज देंगे A नॉर्मल चाहिए और B कॉम्प्लीमेंटेड, तो B कॉम्प्लीमेंटेड यहाँ से एंड परफॉर्म करेंगे तो I2 मिल जाएगा। नाउ I3 के लिए क्या है, I3 के लिए दोनों नॉर्मल चाहिए, यानी A भी नॉर्मल B भी नॉर्मल, तो इन दोनों के बीच में एंड परफॉर्म कर दिया तो I3 मिल गया। सो दिस वाज द लॉजिक सर्किट फॉर 4:1 मल्टीप्लेक्सर, ओके। नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं डीमल्टीप्लेक्सर्स। सी डीमल्टीप्लेक्सर्स क्या होता है, इसमें क्या होता है कि सेम डेटा, ये क्या करता है, सेम डेटा को डिफरेंट डेस्टिनेशंस पर भेज देता है, तो इसको हम बोलते हैं डेटा डिस्ट्रीब्यूटर। मल्टीप्लेक्सर को डेटा सेलेक्टर कह रहे थे, मतलब बहुत सारा डेटा आ रहा है उसमें से एक को सेलेक्ट कर लेता था वो, ठीक है। बट डीमल्टीप्लेक्सर क्या करता है, डेटा डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, तो इसी को हम बोलेंगे डेटा डिस्ट्रीब्यूटर। ये क्या करेगा, ट्रांसमिट्स सेम डेटा, यानी सेम डेटा को डिफरेंट डेस्टिनेशंस पर भेज देगा, डिफरेंट डेस्टिनेशंस, ठीक है। तो इसका हम ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ते, इसमें सिंपली हम एक टाइप पढ़ लेंगे, दैट इज़ 1:4 का, ठीक है। तो इसका ब्लॉक डायग्राम कैसे बनेगा 1:4 का, कि 1 जो था वो इनपुट आ रहा था, कोई भी 1 इनपुट, यानी कि I मान लेते हैं इनपुट आ रहा था, और उससे जो है 4 आउटपुट्स निकले, दैट इज Y0 Y1 Y2 Y3, ठीक है। सी डीमल्टीप्लेक्सर ऑल्सो हैव द सिलेक्शन लाइन्स।
सिलेक्शन लाइन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपली वैसे ही। तो 1:4 के लिए सिलेक्शन लाइन्स कैसी होंगी, अब 4 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 4 को जो है हम 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसी को हम 2 ऐसे कंपेयर करेंगे तो एस की वैल्यू जो है वो 2 आई। यहाँ से जो सिलेक्शन लाइन्स है वो 2 जा रही, दैट इज़ ए एंड बी, ठीक है। और सिलेक्शन लाइन्स के बेसिस पे ही इसकी तो टेबल, क्योंकि ए बी यानी कि 2 ही इनपुट्स हैं तो इनके कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। और जो आउटपुट्स मिलेंगे वो y0 y1 y2 y3 करके मिलेंगे। एंड अब हम इनका सिंपली जो है एक्सप्रेशंस निकाल भी सकते हैं और लॉजिक सर्किट बना। सो दिस वाज द डीमल्टीप्लेक्सर। नाउ हेयर यूनिट 2 एंड्स।